प्यारे साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जोहार। कौटिल्य पाठशाला में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न पत्र के साथ उपस्थित हूँ दोस्तों। तो वह अभ्यास पत्र कौन सा है? अभ्यास प्रश्न पत्र वह है लिपि, भाषा और व्याकरण से संबंधित। क्योंकि इसके पहले मैं लिपि, भाषा और व्याकरण पर विस्तृत जानकारी दे दिया हूँ। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे दोस्तों, तो उसे आप ज़रूर अवश्य देख लेंगे, क्योंकि उस वीडियो में स्पष्ट एकदम तरीके से विस्तृत जानकारी मैं भाषा, लिपि और व्याकरण पर दिया हूँ। और उसी महत्वपूर्ण प्रकरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसी को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आज इस कौटिल्य पाठशाला के डिजिटल स्टूडियो में उपस्थित हूँ दोस्तों। चलिए देखते हैं कि वह कौन कौन से महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न पत्र हैं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। और जितने सारे हमारे प्रतियोगी अभ्यर्थी हैं, मेरे भाई बहन मित्र हैं, सभी इस अभ्यास प्रश्न पत्र का जरूर अभ्यास कर लेंगे, ताकि आपके लिए वह महत्वपूर्ण हो और परीक्षा उपयोगी रहे। तो बिना समय गवाए अब मैं आप लोगों को वह महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न पत्र पर चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों। पहला अभ्यास प्रश्न पत्र है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत, फारसी, उर्दू, प्राकृत? तो ध्यान देना है, हिंदी जो है वह फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है दोस्तों। चूँकि मैं इसके पहले वाले वीडियो में हिंदी भाषा पर पूरा जिक्र किया हूँ, और फारसी भाषा को पारसी भी हम लोग बोलते हैं और इसे ईरानी भी बोलते हैं। इसे ईरानी भी बोलते हैं। ईरानी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था? जो सबसे पहले भाषा शब्द की जब उत्पत्ति हुई, तो लोग सबसे पहले भाषा का प्रयोग किस रूप में करते थे? तो ध्यान, पहला क्या है? सांकेतिक, मौखिक, लिखित, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान देना है, सबसे पहले सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग यदि किया गया तो सांकेतिक रूप में किया गया था। उसके बाद भाषा का प्रयोग मौखिक रूप में हुआ, और मौखिक रूप से फिर भाषा का प्रयोग लिखित रूप में हुआ है, जो आज यह प्रचलित भाषा है। अगला देखते हैं, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? देखिए दोस्तों, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उर्दू है, या अंग्रेजी है, या हिंदी है, या संस्कृत है? तो ध्यान देना है, भारत में सर्वाधिक सबसे अधिक यदि बोली जाती है तो वह भाषा है हिंदी। और सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन है? सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सा है दोस्तों? तो वह है भोजपुरी। याद रखिएगा, भोजपुरी है। क्वेश्चन 4 पर हम लोग चर्चा करें। मानक हिंदी क्या है? मानक हिंदी का तात्पर्य क्या है? तो ध्यान देना है, जितनी सारी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, जिसको लिखा जाता है,
वह मानकीकरण के अनुसार लिखा जाता है, हिंदी का मानकीकरण के अनुसार। तो ध्यान देना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, या साधारण बोलचाल की भाषा, या शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, या केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा। तो ध्यान देना है, मानक हिंदी का जो प्रयोग है उसका वास्तव में जो तात्पर्य होगा तो वो होगा साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा होगा। हिंदी भाषा, क्वेश्चन 5, प्रश्न संख्या 5 देखिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी। तो ध्यान देना है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं देवनागरी लिपि पर भी विस्तृत चर्चा किया हूँ। तो देवनागरी लिपि, अब देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ब्राह्मी लिपि से हुई है, ब्राह्मी लिपि से हुई है। और पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। तो ध्यान देना है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो है देवनागरी लिपि में। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 6 पर हम लोग चर्चा करें कि देव भाषा, देव भाषा मीन्स क्या हुआ? देवताओं की भाषा, देव लोगों की भाषा कौन सी है? हिंदी, पाली, संस्कृत या खड़ी भाषा? तो ध्यान देना है, देव लोगों की भाषा है और वो भाषा कौन है? तो संस्कृत है। अगला देखिए हम लोग क्या, प्रश्न संख्या 7 पे चर्चा करते हैं। भारत के संविधान में हिंदी को किस रूप में स्वीकारा गया है? भारत के संविधान में हिंदी को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो ध्यान देना है, मातृभाषा के रूप में, या कार्यभाषा के रूप में, या राष्ट्रभाषा के रूप में, या राजभाषा के रूप में। तो ध्यान देना है, मातृभाषा तो माँ की भाषा हुई, माता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, परिवार लोगों के द्वारा कार्य करने वाली भाषा ये भी नहीं। राष्ट्रभाषा ये सर्वाधिक बोली जाती है, ये भी, इसको तो राजभाषा की दर्जा मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिल पाई, ये भी काफ़ी विडंबना है। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो हिंदी को भारत के संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। और राजभाषा है क्या दोस्तों? राजभाषा है क्या? तो ध्यान दीजिए, राज मीन्स क्या होता है? शासन होता है, प्रशासन होता है। तो क्या होता है? शासनिक, प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग किए जाने वाली भाषा, यानी राजकीय कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को कहते हैं राजभाषा। तो भारतीय संविधान में हिंदी को किस भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है? तो राजभाषा के रूप में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में शामिल कौन कौन सी भाषा है? ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 14, 15, 18, 20। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 22 भाषाओं का दर्जा प्राप्त है दोस्तों। तो क्या होगा इसका आंसर? 22 होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9 पर हम लोग चर्चा करते हैं। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? ध्यान दीजिए, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो ध्यान देना है, हिंदी को भारतीय संविधान में, हिंदी को भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को संविधान में अनुच्छेद 343 में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 343 से
351 में हिंदी भाषा पर विस्तृत चर्चा है दोस्तों। तो यहाँ भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो यहाँ अनुच्छेद 343 बोलेंगे। और देवनागरी लिपि को भी राजलिपि का दर्जा प्राप्त है। लिपि किसे कहते हैं? स्क्रिप्ट क्या है दोस्तों? इसको भी मैं लिखा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रायः सभी परीक्षाओं में ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लिपि क्या है? भाषाओं के लिखित रूप को क्या लिपि कहते हैं? या किसी भी लिखित भाषा को लिपि कहते हैं? या भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्हों की जो व्यवस्था है उसको हम लोग कहते हैं लिपि। तो या चौथा प्रश्न का ऑप्शन क्या है इसका? इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना है, मैं पहले बता चुका हूँ कि ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्हों की व्यवस्था की गई है, उसको कहते हैं लिपि। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो ऑप्शन संख्या 3 सी क्या होगा? सही होगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है? शब्द, ध्वनि, वाक्य, लेख। तो ध्यान देना है, शब्द, ध्वनि, वाक्य, लेख कौन सा है जो नहीं है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या है? शब्द तो भाषा का अंग है, ध्वनि भी है, वाक्य भी है, पद भी है। तो एक है क्या? लेख, जो भाषा का अंग नहीं है। विश्व में कुल कितने भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्या है? विश्व में कुल कितने भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है? 10, 12, 13, 16। तो ध्यान देना है, विश्व भर में, पूरे विश्व में 12 भाषा परिवार है और उसी से लगभग 7,000 पूरे विश्व में भाषाएं बोली जाती है। ध्यान देना है, उसमें 12 है कौन कौन? भारोपीय, द्रविड़ीय, चिन्नी, तिब्बती, सेमेटिक, रोमेटिक, ऐसे बहुत सारे हैं जो 12 भाषा परिवार हैं। तो हम लोग क्या जानेंगे? 12 इसका आंसर होगा। अब देखते हैं भारत में मुख्यतः कितने भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है। अब देखिए, वहाँ पूरे विश्व में था, मैं लिखा था पूरे विश्व में कितने भाषा परिवार का प्रयोग किया जाता है? तो 12। लेकिन भारत में मुख्य रूप से कितने भाषा परिवार हैं जिसकी भाषाएं बोली जाती है? तो ध्यान देना है, भारत में है 2, द्रविडियन और भारोपीय। भारोपीय और द्रविडियन। द्रविडियन जिसको कहते हैं। तो इसका आंसर होगा क्या? 2, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं, विचार विनिमय का माध्यम, विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम क्या है? तो ध्यान दीजिए, वर्ण है, शब्द है, वाक्य है या भाषा है? अपने विचारों का आदान प्रदान करने का एक प्रमुख माध्यम क्या है हम लोगों को? तो वो है भाषा, लैंग्वेज। तो आंसर इसका क्या होगा? डी होगा, लैंग्वेज है। ध्यान देना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? भाषा का शरीर शास्त्र है। भाषा का शरीर शास्त्र है क्या? भाषा विज्ञान, व्याकरण, काव्य शास्त्र और संदर्भ ग्रंथ। तो क्या होगा? इसका आंसर होगा व्याकरण। व्याकरण के बिना भाषा का ज्ञान क्या है? अधूरा है। क्योंकि भाषा का ज्ञान किससे मिलता है? व्याकरण से ही मिलता है। सारी नियमों की जानकारी किससे मिलती है? तो भाषा से मिलती है।
व्याकरण से मिलती है। व्याकरण है वह शास्त्र महान जो देता है नियमों का ज्ञान। तो ध्यान देना है कि भाषा शरीर शास्त्र है किसका? व्याकरण का। अब देखते हैं भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। लघुत्तम, लघु मतलब छोटा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ध्यान देना है, वर्ण है, शब्द है, पद है या वाक्य है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि उसका क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे भाषा की लघुत्तम इकाई है तो क्या है? सबसे छोटी इकाई है क्या? तो वर्ण है, वर्ण या अक्षर है। भाषा के चिन्हों का प्रकट करने का माध्यम है। भाषा के चिन्हों का प्रकट करने का माध्यम है। क्या है? चिन्हों बोलना गलत है, चिन्हों होता है, चिह्न होता है, चिह्न। तो क्या है? चिन्हों का प्रकट करने का माध्यम क्या है? ध्वनि है, वाक्य है, लिपि है, व्याकरण है। तो क्या होगा? तो सबसे पहले ध्यान देंगे तो इसमें क्या है? ध्वनि चिन्हों को क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं, स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? इसका आंसर लिपि बोलेंगे। अब आगे देखें 18 क्वेश्चन नंबर। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है उसको कहते हैं देवनागरी लिपि। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना, देवनागरी लिपि समूह विभाजित है। किसमें है विभाजित? क्या स्वरों में, क्या व्यंजनों में, या स्वरों तथा व्यंजनों में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान देना है वर्णमाला में कौन कौन शामिल है? स्वर वर्ण भी मालूम शामिल है और व्यंजन वर्ण भी है। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। तो वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों दोनों का समूह शामिल है। तो ध्यान देना है देवनागरी लिपि का समूह विभाजित है किसमें? तो स्वर तथा व्यंजन दोनों में। तो ध्यान देना है देवनागरी लिपि का समूह विभाजित है स्वरों तथा व्यंजनों में। अगला देखो, वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह, सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण या अक्षर, अक्षर के बाद क्या आए? शब्द आए, और शब्द के बाद क्या बना? पद, और पद के बाद क्या बना? तो वाक्य का निर्माण हुआ। तो भाषा के निर्माणक तत्व कौन कौन से हैं? पहले ध्वनि, उसके बाद वर्ण, उसके बाद अक्षर, उसके बाद क्या आए? शब्द, उसके बाद क्या आया? पद, पद के बाद क्या मिला? वाक्य। तो यहाँ ध्यान देना है वर्णों का सार्थक समूह क्या है? शब्द। तो यहाँ ध्यान देना है शब्द होगा। वर्णों का सार्थक समूह शब्द होता है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिपि लिखी जाती है? तो इसके पहले मैं बताया है, उस वीडियो को आप अवश्य देखेंगे दोस्तों, मेरे साथियों, प्यारे मेरे भाइयों बहनों, ज़रूर अवश्य देखेंगे आप। उसमें मैं पूरा विस्तार से बताया हूँ कौन भाषा है, कौन सी भाषा की लिपि क्या है। तो ध्यान देना है हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, मराठी भाषा और नेपाली भाषा, ये 4 भाषाओं की लिपि है देवनागरी। तो यहाँ क्या होगा? मराठी, गुजराती, बांग्ला, मलयालम। तो यहाँ इस दृष्टिकोण से ए ऑप्शन सही है। मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। भाषा की वह इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं वह है, क्या है? भाषा की वह इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? वर्ण बोलेंगे, या पद, या शब्द, या वाक्य, क्या बोलेंगे? तो ध्यान देना है
उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो उसे हमें क्या बोलेंगे, उसका आंसर क्या बोलेंगे, तो वर्ण होगा। भाषा की वह इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं वह है, तो वह क्या है, तो वर्ण है। अब आगे देखें 22, प्रश्न संख्या 22 पर नजर डालें दोस्तों। भाषा का मूल रूप क्या है? भाषा का मूल रूप क्या है? मौखिक, लिखित, पठित या श्रव्य? तो ध्यान देना है, भाषा का मूल रूप सबसे पहले आया तो मौखिक आया। पहले तो सांकेतिक ऐसे बोले जाते थे, संकेत इशारा के माध्यम से, तो लेकिन उसको जब वो कार्य रूप देने की बात होने लगी तो क्या हुआ, मौखिक ओरली होने लगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, भाषा का मूल रूप क्या है, तो मौखिक है। अब देखिए आगे प्रश्न संख्या 23 पर हम लोग चर्चा करें कि भाषा का प्रयोग होता है। भाषा का प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ होता है भाषा का प्रयोग? तो जाने, भावों व विचारों की अभिव्यक्ति के लिए। मैं भाषा की परिभाषा के साथ भाषा की विशेषताएं और भाषा प्रयोग के कारणों पर विस्तृत में चर्चा किया हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, भाषा, लिपि और व्याकरण पर। तो भाषा के महत्वपूर्ण कौन कौन से कारण है जिसके कारण भाषा का आज दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान देना है, क्या है, भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। अपनी भाव और अपनी विचार की अभिव्यक्ति करने के लिए, प्रगटीकरण करने के लिए, प्रकट करने के लिए, और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, अपनी बात विचार को आदान प्रदान करने के लिए भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं। और यहाँ तक कि एक दूसरे के सहयोग के लिए भी करते हैं, पारस्परिक सहयोग के लिए करते हैं। तो यहाँ हम लोग इस दृष्टिकोण से यदि देखें तो ये भी होगा, ए भी, बी भी और सी भी। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त सभी क्या है, सही है। तो इसका आंसर होगा डी होगा। आगे देखें, भाषा का मौखिक रूप है, क्या है भाई भाषा का मौखिक रूप? मैं भाषा के मौखिक रूप के बारे में बताया हूँ कि भाषा क्या है, अपरिवर्तन होता है या परिवर्तनशील है या शाश्वत होता है या दीर्घकालिक होता है। तो ध्यान देना है, भाषा परिवर्तनशील है, कठिन से सरल की ओर। तो ध्यान देना है, मैं पहले बताया हूँ क्या, 3 कोश पर पानी और 6 कोश पर वाणी परिवर्तनशील होता है। तो इस प्रकार मौखिक, भाषा का मौखिक रूप क्या होगा, परिवर्तनशील होता है। आगे देखते हैं, भाषा का लिखित रूप प्रकट होता है दोस्तों। भाषा का लिखित रूप किससे प्रकट होता है? ध्वनि चिन्हों से, शब्द चिन्हों से, वाक्यांशों से या पद चिन्हों से। भाषा का लिखित रूप प्रकट होता है। किससे प्रकट होता है? ध्यान देना है दोस्तों, किससे प्रकट होता है? तो सबसे पहले लिखित रूप किससे प्रकट होता है? ध्वनि चिन्हों से। तो इसको बोलेंगे ध्वनि चिन्हों से। आगे देखें, उच्चरित वर्णों का प्रयोग ही जिस लिपि में होता है वह है, यहाँ ध्यान देना है, उच्चरित वर्णों का प्रयोग जिस लिपि में होता है वह कौन सी लिपि है? तो ध्यान देना है, उसकी कौन सी लिपि है? तो क्या रोमन, जर्मन, देवनागरी या फ्रेंच? तो ध्यान देना है, जितने सारे वर्ण हैं जिसका उच्चारण किया जाता है उसको किस लिपि में लिखा जाता है? वर्णों को किस लिपि में लिखा जाता है? तो वो है देवनागरी लिपि। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, क्या भाषा के शुद्ध व सार्थक स्वरूप का निर्धारण करता है? ध्यान देना है, भाषा के शुद्ध व सार्थक स्वरूप का निर्धारण करता है। क्या करता है? ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, भाषा विज्ञान या व्याकरण? तो क्या मैं बताया हूँ, भाषा
किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध जानना, ये कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है? व्याकरण से जानकारी मिलती है। व्याकरण से भाषा के नियमों का ज्ञान होता है। तो वह इसका आंसर होगा क्या? व्याकरण। जिस लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग होता है, शिरोरेखा का प्रयोग होता है, शिरोरेखा, शिरः धन रेखा, तब ये शब्द बना है शिरोरेखा। शिरोरेखा दोस्तों देखिए, ये विसर्ग संधि है और इसका मतलब क्या हुआ? सिर की रेखा। जब हम लोग लिखते हैं देवनागरी लिपि को, जरा गौर कीजिए, तो हम लोग क्या है, उसके सिर पर रेखा डालते हैं कि नहीं? तो शिरोरेखा का प्रयोग किस में होता है? गुजराती में, फारसी में, देवनागरी में या रोमन में। तो ध्यान देना है, किस में होगा? देवनागरी में। आगे देखते हैं अब व्याकरण के अंग। मैं पहले बताया हूं व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं, लेकिन इसको क्रमिक तरीके से जानना है, क्रम बाय क्रम। पहले कौन आया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है, मैं सबसे पहले बताया हूँ कि पहले ध्वनि, ध्वनि के बाद क्या? वर्ण या अक्षर, उसके बाद क्या? शब्द, उसके बाद क्या? पद, उसके बाद क्या? वाक्य। तो ध्यान देना है, इसमें चुनना है कि सबसे पहले वर्ण, शब्द, ध्वनि, वाक्य। ये तो मैच नहीं किया इसके अनुसार। वर्ण, शब्द, वाक्य, वाक्यांश, ये भी सही नहीं दिख रहा है। वर्ण के बाद क्या बना? शब्द। ध्वनि के बाद वर्ण बना था, वर्ण के बाद क्या बना? शब्द, और शब्द के बाद क्या बना? पद, पद के बाद क्या बना है? वाक्य। देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ, वर्ण के बाद, वर्ण के बाद शब्द, और शब्द के बाद पद, पद के बाद वाक्य। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा? तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखते हैं, देवनागरी लिपि है। क्या है देवनागरी लिपि? देवनागरी लिपि की महत्वपूर्ण विशेषता, गुण क्या है? बताइए आप लोग। बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है, दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है, ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है, या चित्रमय शब्दावली में लिखी जाती है? तो ध्यान देना है कि देवनागरी लिपि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो ध्यान देना है कि बाईं से दाईं की ओर या दाईं से बाईं, इधर बाईं से दाईं, इधर से इधर लिखते हैं कि दाहिने से बाएं नहीं लिखते हैं। तो ध्यान देना है, ऊपर से भी नीचे नहीं लिखते हैं, या नीचे से भी ऊपर नहीं लिखते हैं, या कोई चित्रमय शब्दावली में भी नहीं लिखते हैं। तो ध्यान देना है, देवनागरी लिपि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि यह लिपि बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है। आगे देखते हैं, देवनागरी लिपि में मात्राओं का प्रयोग होता है। मात्रा का प्रयोग होता है स्वतंत्र रूप से व्यंजन लिखते समय, व्यंजन एवं स्वरों के संयोग के समय, या संयुक्त वर्ण लिखते समय। तो ध्यान देना है कि इसमें क्या होगा। तो मात्रा का प्रयोग, व्यंजन वर्ण लिखते हैं, स्वर वर्ण लिखते हैं, उसमें मात्राओं के संयोग से हम लोग क्या करते हैं? लिखने का प्रयास करते हैं देवनागरी लिपि को। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। व्यंजन एवं स्वरों के संयोग के समय देवनागरी लिपि में मात्राओं का प्रयोग होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, भाषा और लिपि के बीच क्या संबंध होता है? भाषा और लिपि के बीच क्या संबंध होता है? सबसे पहला, एक निश्चित संबंध होता है, या कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, या एक तार्किक संबंध होता है, या कोई संबंध होता
ही नहीं है। तो जानना ये है सबसे पहले भाषा और लिपि में एक निश्चित संबंध होगा। यदि संबंध नहीं होगा तो फिर अन्य कार्य भी कैसे होंगे। तो ध्यान देना है, भाषा और लिपि में एक निश्चित संबंध होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताइए दोस्तों, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, सौरसेनी अपभ्रंश या मागधी? तो सबसे पहले यहाँ क्या है? संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा से पाली भाषा आई, पाली भाषा से प्राकृत भाषा आई, और प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा आई। अपभ्रंश भाषा, इसको अवहट्ठ भी बोलते हैं। और अपभ्रंश भाषा से ही एक सौरसेनी भाषा, सौरसेनी भाषा आई। तो सौरसेनी अपभ्रंश, तो यहाँ ध्यान देंगे कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश भाषा से हुई है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश भाषा से हुई है। 34 हिंदी दिवस मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है दोस्तों। हिंदी दिवस मनाया जाता है 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर को। तो मैं पहले भी बता दिया हूँ, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा की दर्जा और देवनागरी लिपि को राजलिपि का दर्जा प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ 14 सितंबर 1953 ईस्वी से 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाए जाने की परंपरा की शुरुआत भी हुई है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? अब देखिए, मैं बताया कि भारत में मुख्यतः 2 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, भारोपीय और द्रविडियन। तो यहाँ हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा आ गई? तो ध्यान देना है, हिंदी जो है भारोपीय है, द्रविड़ीय है, ऑस्ट्रिक है या चीनी तिब्बती है। तो ध्यान देना है कि हिंदी जो भाषा है वह भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप, ध्यान देना है, आज के वर्तमान युग में, वर्तमान समय में हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? क्या है? अवधी है, ब्रजभाषा है, या खड़ी बोली है, या देवनागरी लिपि है? तो ध्यान देना है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप यदि है आज के समय में तो वो है खड़ी बोली। खड़ी बोली से ही हिंदी, और हिंदी फिर क्या हो गई? राजभाषा। ये अनुच्छेद किस में है? कौन कौन से अनुच्छेद में जिक्र है? 343 से अनुच्छेद 351 के बीच। और 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी का राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त हुआ। अब देखिए अगला देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि और ब्राह्मी लिपि। तो ध्यान देना है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है तो वो है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से हुआ है। भारतीय संविधान में
हिंदी को मान्यता कब मिली? महत्वपूर्ण प्रश्न, 38वां प्रश्न पर विशेष ध्यान देंगे दोस्तों। क्या है? भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, या 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, या 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, या 14 सितंबर 1955 ईस्वी को? तो ध्यान देना है, हिंदी को भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा की दर्जा प्राप्त हुआ है। और इसके साथ ही मैं पहले भी बता चुका हूँ, देवनागरी लिपि को राजलिपि का भी गौरवपूर्ण पद प्राप्त हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया है? इसके पहले भी मैं जिक्र कर दिया हूं दोस्तों, 343, 345, 347, 348। तो कौन सा होगा? अनुच्छेद 343। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रायः सभी प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है मित्रों, विशेष ध्यान देंगे। और ये जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, भाषा, लिपि और व्याकरण पर महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न पत्र का जो सेट आप लोगों के बीच लेकर के जो आया हूँ, इसे आप जरूर देखिए और इसका लाभ आप उठाइए। इसी से परीक्षा में ये प्रश्न पूछेगा। एक प्रश्न तो निश्चित ही रहता ही है। अब देखिए, विश्व में हिंदी भाषा को ... स्थान प्राप्त है। कैवां स्थान प्राप्त है? इसके पहले भी मैं जिक्र किया हूं, विश्व में हिंदी भाषा को तीसरा स्थान प्राप्त है। तो देखिए क्या होगा, इसका तृतीय होगा। प्रथम नहीं होगा, द्वितीय नहीं होगा, चतुर्थ नहीं होगा। कौन सा आंसर इसका होगा? ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखते हैं अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भाष्य, भास या भास या भाष्य? तो मैं इसके पहले बताया हूं, भाषा शब्द की यदि उत्पत्ति हुई है तो किससे? भास धातु से। और भास धातु में आ प्रत्यय जोड़ने से कौन सा बना है? तो भाषा शब्द का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार यदि देखें तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा भास। यानी भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है। ठीक है दोस्तों, अब ये 41 प्रश्न मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यदि मेरे बताए गई बात को आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे यदि, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, कारगर साबित होगा और सफलता में आप अवश्य प्राप्त करेंगे परीक्षा में। तो इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया होगा तो उसे आप इस कौटिल्य पाठशाला के चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक ज़रूर करेंगे दोस्तों, और अपने मित्रों, साथियों, छोटे भाई बहनों को भी शेयर ज़रूर करेंगे। बस इतना ही बता करके आज की कक्षा को मैं समाप्त करता हूं दोस्तों। एक बार पुनः आप लोगों को मेरा जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।